जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही आंसर करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सलाल जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे चिनाब नदी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, सलाल जल परियोजना और एक है बगलिहार जल परियोजना। दोनों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। बगलिहार परियोजना और सलाल जल परियोजना ये दोनों चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। सतलज नदी पर ध्यान रखना है, भाखड़ा नांगल बांध है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि प्राचीन भारत में जो निष्क है क्या कहा जाता था? सोच समझकर आंसर करना है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क जो है स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे, ध्यान रखना है। प्राचीन भारत यानी कि बोले तो वैदिक काल, वैदिक काल में निष्क को स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। और वैदिक काल में पूछा जाता है कि गाय को क्या कहा जाता था? तो अष्टकर्ण, यहाँ लिख देते हैं अष्टकर्णी गाय का नाम था वैदिक काल में। आगे देखिए, सार्क का अस्थाई सचिवालय कहाँ स्थित है? सोच समझकर आंसर देना है। चलिए देखिए, सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर यानी कि अस्थाई सचिवालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और देखिए, इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? तो ये पाकिस्तान की राजधानी है, ध्यान रखना है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। कोलंबो श्रीलंका की, वैसे तो श्रीलंका की नई राजधानी है अभी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? सोच समझकर आंसर करना है, बिल्कुल ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है? अगला प्रश्न, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? और देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो टाइमिंग को आप सभी ध्यान रखें, लाइव चैट में सभी को जुड़ना है। तो देखिए, जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घट जाती है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो याद कर लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जो है वो हीरे से कांच में जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, याद कर लीजिए, हीरे से जब कांच में प्रकाश जाएगा तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। आगे है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो 8वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सौर सेल दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोच समझकर आंसर करना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बहुत ही सिंपल है, अभी हमने आपको बताया। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर उल्टा यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे देखिए, परमाणु रिएक्टर आधारित है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे और पूरा सेशन को आप लोग लास्ट तक देखें और डेली क्लास को अटेंड करें। परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो आप सभी जानते हैं परमाणु रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, आपसे पूछते हैं कि सूर्य जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय विखंडन पर? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सूर्य जो है ये गैस का गोला है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है। आगे देखिए, परमाणु बम आधारित है। अभी हमने देखा 10 नंबर में कि नाभिकीय परमाणु रिएक्टर जो है ये किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। और परमाणु बम किस पर आधारित है? आपको आंसर करना है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो याद कर लीजिए, परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। देखिए, परमाणु बम भी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, लेकिन आपको ऑप्शन में दे देगा नियंत्रित या अनियंत्रित, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी 12 के लिए फटाफट से। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे नाभिकीय संलयन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? चलिए 13 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की बात करें तो इसका खोज किया था रदरफोर्ड ने। आगे देखिए, निम्न में सर्वाधिक पारिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रोटॉन की खोज जो है आपको कभी ऑप्शन में रदरफोर्ड देगा या तो कभी आपको गोल्डस्टीन देगा। तो ऑप्शन में जो मिले आपको उसको आंसर देना है। दोनों ही आंसर सही है। तो देखिए, सर्वाधिक पारिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना जाता है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए, रिहंद बांध परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है।
सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये रिहंद बांध परियोजना स्थित है। किस नदी पर? तो रिहंद नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? चलिए 16 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, मुगल पूछ रहा है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो आपको याद होगा 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो 16 का आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। प्लासी का युद्ध आप सभी जानते हैं 1757 में होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ताली कोटा का युद्ध जो है कब होता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था टॉन्सले ने। यहाँ से इस तरह से होगा, टाइपिंग एरर है। टॉन्सले ने किया था 1935 में। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इस प्रश्न से संबंधित एग्जाम में प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देखिए अगर न्याय दर्शन पूछे तो इसका संबंध किससे है? तो गौतम से है न्याय दर्शन का संबंध। अगर सांख्य दर्शन पूछे तो कपिल मुनि है, यहाँ पे लिख देते हैं। सांख्य दर्शन से संबंधित कौन है? तो कपिल मुनि है। योग दर्शन के प्रवर्तक पूछे तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक है, सभी को ध्यान रखना है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि और योग दर्शन के प्रवर्तक पूछे तो पतंजलि। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए पहले सबसे अधिक मिलता था बिहार में, लेकिन अब बिहार आंसर नहीं होगा। तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। बात करें मध्य प्रदेश तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में मिलता है, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन पूछे तो ये मिजोरम होगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मिजोरम में। और क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा जो है ये चिल्का झील के लिए फेमस है, चिल्का लेक। अगला है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था कौन? तो सिकंदर लोदी। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था। इब्न बतूता कौन था? तो ये मोरक्को का यात्री था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नदी तो सबको पता है कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है, लेकिन ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा
नागार्जुन सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका सही जवाब है शेरशाह। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है तो बिहार के सासाराम में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अपघटनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप लोग मार्क कर लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ये कौन सा कर है? निगम कर है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा निगम कर है। जीएसटी पूछा जाता है किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था विश्व में? तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए आंसर कीजिए 25 के लिए। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जो ही बच्चे हाइगेंस को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। आगे है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। चलिए 26 के लिए आंसर दीजिए। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो सही जवाब है ये व्यतिकरण का उदाहरण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? और देखिए सेशन के लास्ट में आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो देखिए वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है ये क्या है? तो धूल कण है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे विकिरण को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। विकिरण के माध्यम से तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? तो ये तांबे का बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो याद कर लीजिए चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है फ्लक्सोमीटर से। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 31 का आंसर क्या होगा? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो विक्टर हेस ने। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण? तो देखिए कोबाल्ट 60 जो है ये क्या उत्सर्जित करता है? तो याद कर लीजिए ये गामा किरण को उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, गामा किरण की भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न को हमने पहले भी बताया है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है अधिकतम होता है, तो अवरक्त का। आगे है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यानी छोटी जी का मान क्या होगा? ऐसे तो छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है, लेकिन आपको बताना है कि ये छोटी जी का मान जो है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये घटते जाता है, यानी कि पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो छोटी जी का मान घटते चला जाएगा। आगे देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? तो याद कर लीजिए, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन जो है घट जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ये प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार मध्य निषेध सिपाही सभी में पूछा गया प्रश्न है। इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद कर लीजिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद होगा, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? बृहद्रथ। यहाँ पे लिख देते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि शुंग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। और शुंग वंश से पहले कौन सा था? तो याद रखना है मौर्य वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? चलिए 40 के लिए आंसर बताइए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो याद कर लीजिए, ये विशाखापत्तनम है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपको बताना है, तो श्रीगुप्त नहीं होगा। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। और देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम भी पूछा जाता है, तो हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये तो सभी को पता है कि पानी का सर्वाधिक घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री पर कितना होता है? अधिकतम होता है तापमान। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो देखिए, याद कर लीजिए, शहद में मुख्य रूप से पाया जाता है फ्रक्टोज। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में।
और इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो सिराजुद्दौला को। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।